वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफ, सुकून की ज़िंदगी गुजारना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। कई बार उम्र गुजर जाती है मेहनत करते करते। कहीं लोग उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं और कहीं लोग नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो एक शॉर्टकट का इंतखाब करते हैं कि जल्द से जल्द अमीर हो जाएं, रातों रात अमीर हो जाएं। लेकिन कई बार ये फैसले उनको बर्बादी की तरफ लेके चले जाते हैं, या तो एक ऐसी मुसीबत में फंसा देते हैं जिसका हर जाना उनकी औलाद को भुगतना पड़ता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जिसने अमीर होने के लिए कुछ ऐसे रास्तों का इंतखाब किया कि जिसका उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे कितनी मुसीबतें खड़ी होंगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। और आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द इज़ार ज़रूर बांध लीजिएगा, क्योंकि जब हम ऐसी मखलूक का जिक्र करते हैं जो ना नज़र आने वाली होती हैं तो उनका भी ध्यान हमारी तरफ होता है। आज की ये कहानी राशिद नाम के एक लड़के की है जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसकी ज़िंदगी में ना इतना पैसा था और ना कोई उसे इतनी तरजीह देता था। उसको बचपन से ही अमीर होने का एक जुनून था। वक्त गुजरता गया और उसका ये अमीर होने का जुनून और ज़्यादा बढ़ता गया। जब वो जवान हुआ तो उसने सोचा कि मेहनत से तो कभी अमीर नहीं बन सकता हूँ, इसलिए उसने चोरियाँ शुरू कर दी। पहले वो लोगों की जेबें काटा करता था, लेकिन उससे भी उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। मन ही मन उसकी लालच और बढ़ती जा रही थी। फिर उसने घरों में चोरियाँ करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि एक दिन उसने शहर के बाहर एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। लेकिन वो घर एक ऐसी वीरान जगह पे था जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं था। राशिद ने जब वो घर ख़रीदा तो उस घर को ख़रीदने के बाद उसने उसको दोबारा से एक नए तरीके से बनवाया। उसने उस घर को काफ़ी खूबसूरती से बनवाया और घर में एक स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क भी बनवाया था। उसने सारा फर्नीचर नया लगाया उसने उस घर में, और वहाँ अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया था। उसके 3 बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करता था। उसकी बस यही चाहत थी कि जिस हालात में, जिस गरीबी में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मेरे बच्चे ऐसे हालात ना देखें। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी इन हरकतों की सज़ा उसके बच्चों को मिलेगी। राशिद अपने पर बड़ा फ़ख्र महसूस करता था। वो बस यही कहता था कि ये जो कुछ भी है ये मेरी मेहनत की कमाई है। वो कभी इस बात को खुद से भी तस्लीम नहीं करता था कि ये सब कुछ चोरी के पैसों से उसने बनाया था। वो बस मन ही मन यही सोचता था कि अब उसके बच्चे बहुत खुश रहेंगे, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मगर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस घर में जो उसने पार्क बनाया था, उस पार्क वाली जगह पे कभी जिन्नातों का बसेरा हुआ करता था। उसने घर के उस पार्क में कुछ झूले और अलग अलग तरह के फूल लगाए थे। उसके तीनों बच्चे बहुत खुश थे। उमर, जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र 10 साल थी, साद, जिसकी उम्र 7 साल थी, और सबसे छोटा बेटा अली, जिससे उसको बहुत मोहब्बत थी। एक शाम जब वो तीनों उस पार्क में खेल रहे थे तो उमर ने देखा पार्क के एक कोने में एक झूला रखा हुआ था, लेकिन वो झूला काफ़ी पुराना था और उस पर काफ़ी जंग लगा हुआ था। उसने साद और अली से कहा, चलो आओ उस झूले पर बैठकर देखते हैं। जब साद और अली वहाँ गए तो अली की नज़र एक अजीब से साए पर पड़ी। उसने देखा झूले के पीछे एक काली सी शक्ल खड़ी हुई है और उसकी काफ़ी लंबी लंबी आंखें और मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे धुआं निकल रहा हो। अली ने चीख मारी और पीछे की तरफ भागने लगा। उमर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ अली, तुम इतना डर क्यों रहे हो? लेकिन अली खौफ के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया था। उस दिन के बाद से अली ने उस पार्क में जाना छोड़ दिया। वो उस तरफ जाता ही नहीं था। उसको जब भी उस तरफ लेकर जाते तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी। मगर जब ये बात राशिद को पता चली कि अली पार्क से काफ़ी डर चुका है तो उसने हंसकर कहा, छोटा बच्चा है, अंधेरे की वजह से डर गया होगा। लेकिन उसको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब उसके बच्चों पे कैसी मुसीबत टूटने वाली है। अगले कुछ दिनों में साद और उमर उस पार्क में काफ़ी खेलने लगे थे, मगर कुछ टाइम के बाद उन्हें भी उस पार्क में अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई थी।
कभी ऐसा लगता कि जैसे उस पार्क के एक कोने में कोई औरत खड़ी हुई है जो मुस्तकिल उनकी तरफ घूरे जा रही हो, और कभी ऐसा लगता जैसे उस पार्क में गिरे हुए पत्तों के ऊपर कोई भारी कदमों से चल रहा हो। अब उन चीज़ों का उस घर में अपने आप को जाहिर करना बहुत ज़्यादा हो चुका था। एक रात को जब उमर सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि वो पार्क में खड़ा हुआ है और उसके सामने वही काली शक्ल वाली औरत खड़ी हुई और मुस्तकिल उसकी तरफ घूरे जा रही हो, और उसका छोटा भाई अली उस काली शक्ल वाली चीज़ के पीछे जाकर गायब हो गया था। वो एकदम घबरा के उठा। उसने अपने बाप राशिद को सब कुछ बता दिया, मगर राशिद ने गुस्से से कहा, बस करो ये झूठी कहानियाँ। तुम लोग मुझे क्या पागल समझते हो? जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारी अपनी बनाई हुई कहानियाँ हैं। बच्चे अपने बाप के गुस्से के आगे खामोश हो जाते थे और बेबस हो जाते थे, मगर उस रात के बाद से बच्चों के दिल में अब उस घर का खौफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। अली जो पहले से ही चुप चुप रहता था, उसका हाल अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसकी आंखें काफ़ी सूजने लगी थीं। हर वक्त बस वो घर के एक कोने में बैठा रहता और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती थीं, लेकिन राशिद को उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी और बस यही कहता था कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अली का दिमाग अब उस खाली शक्ल के कैद में आ चुका है। अली अब हर वक्त चुप रहता और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। बस वो एक कोने में बैठा रहता और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता। कभी वो खुद से गुर्राता तो कभी जानवरों जैसी आवाज़ें निकालने लगता था। उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। उसने राशिद से कहा, हमें किसी पीर या किसी मौलवी को दिखाना चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं लग रही है। मगर राशिद को इन सब बातों से बहुत गुस्सा आता था। वो अपनी बीवी से भी इस बात को लेकर काफ़ी लड़ता था कि मुझे इन जादू टोने वाली बातों पर ज़रा यकीन नहीं, और मेरा पैसा हराम का नहीं है जो मैं इन पीर मौलवियों पर लुटाऊं। डॉक्टर को दिखाऊंगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन अली राशिद को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बस सिर्फ कुछ दवाइयाँ लिखकर कहा, बच्चा है, काफ़ी थकन की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा होगा, आप इसको ये दवाइयाँ दें, ये जल्द ठीक हो जाएगा। जब वो घर आया और आके अली को दवाइयाँ दी और उसको सुला दिया, मगर जब अली की आंख आधी रात को खुली तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। शहनाज की आंख खुली तो उसने देखा अली बिस्तर पर नहीं था। उसने उमर और साद को उठाया। तीनों मिलकर घर के हर एक कोने में जाके उसको ढूंढने लगे। आखिर उन्होंने देखा अली पार्क के बीच में ज़मीन पर बैठा हुआ है। लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा खौफ की बात यह थी कि उन्होंने देखा कि उसके बिल्कुल सामने एक काला साया बैठा हुआ है और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में कुछ कह रहा हो। शहनाज ने जब ये देखा तो उसने ज़ोर से चीख मारी। उमर और साद वो खौफ के मारे वो भी चिल्लाने लगे। शहनाज भागते हुए गई और अली को वहाँ से खींचकर अंधेरे से बाहर निकाला, मगर अली चुपचाप उनकी तरफ घूरता जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे अब एक हल्की सी मुस्कुराहट है, लेकिन वो मुस्कुराहट कोई मासूम मुस्कुराहट नहीं थी। अगली कुछ रातों में घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा भयानक होता जा रहा था। कभी लाइट खुद ब खुद चली जाती, कभी कमरों में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती जैसे कोई चल रहा हो या कोई तोड़ फोड़ कर रहा हो। पार्क में रात को ऐसा लगता जैसे कोई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं। उमर और साद ने भी अब पार्क में जाना कम कर दिया था और वो पूरी कोशिश यही करते थे कि अब वो उस पार्क में ना जाएं। शहनाज ने राशिद से फिर कहा, राशिद, अल्लाह का वास्ता है, किसी पीर या किसी मौलवी को बुला लो, अली के ऊपर किसी बुरे असरात की नज़र है। लेकिन राशिद जो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था, उसने भी यही कहा, बस शहनाज, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जिन्नात विन्नात कुछ नहीं होते, बस बच्चा कमज़ोर हो गया है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है। राशिद के खौफ की वजह से शहनाज उसे सारी बात नहीं बता पा रही थी। लेकिन अगले दिन जब राशिद रात को घर आया तो उसने देखा अली गार्डन में बैठा हुआ मिट्टी खोद रहा है और उसके हाथों में खून ही खून लगा हुआ था। राशिद ने गुस्से से कहा, अली, ये क्या कर रहे हो तुम? अली ने धीरे से गर्दन उठाई और अजीब सी आवाज़ में बोला, वो मुझे बुला रहे हैं अब्बू, मुझे उनके पास जाना है। राशिद के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तारी हुआ। पहली बार उसके दिल में एक डर आया। उसने अली को ज़ोर से पकड़ा और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। लेकिन खौफ के मारे राशिद पूरी रात सो नहीं पाया।
अगले दिन जब राशिद शहर गया हुआ था और उसके दोनों बेटे उमर और साद जो घर में खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि अली अपने कमरे में बंद है और उनकी माँ किचन में थी। अचानक उमर ने देखा कि अली कमरे से बाहर निकल रहा है और सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। उसने अपनी अम्मी को बुलाया, अम्मी अली को कमरे में बंद करें, वो यहाँ कहीं जा रहा है। शहनाज भागते हुए बाहर आई और उसने देखा कि अली सीढ़ियों पर सीधा पार्क की तरफ जा रहा है। शहनाज ने चीख मारकर कहा, अली रुक जाओ, वहाँ मत जाओ। मगर अली ने मुड़कर पीछे देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट देख के वापस आगे जाने लगा। पार्क के बीच में पहुंचकर दोबारा मिट्टी खोदना शुरू कर दी। उमर और साद जो दूर खड़े उसे देखे जा रहे थे, लेकिन वो इतने छोटे थे कि वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे और ऐसा लग रहा था जैसे अली खड़ा होकर वहाँ किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक अली वापस खड़ा हुआ, उसने अपना सर उठाया और ज़ोर से चीख मारी। फिर उसने अपना सर ज़ोर से ज़मीन पर पटका और उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। खून काफ़ी बहने की वजह से अली वहीं बेहोश हो गया था। शहनाज ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रही थी कि अली मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। वो जब भी एक कदम आगे बढ़ाती तो ऐसा लगता जैसे उसे कोई पीछे की तरफ धक्का दे रहा हो। बस वो वहाँ बेबस खड़े होकर देखे जा रही थी कि अली का पूरा सर खून से लथपथ हुआ हुआ था। शोर की वजह से आसपास के कुछ लोग आए और वो अली को डॉक्टर के पास लेकर चले गए, मगर अली को होश नहीं आया। 3 दिन बाद अली ने अपनी आंखें खोली, मगर वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस एक ही जुमला निकल रहा था, वो मुझे ले गए, वो मुझे ले गए। अब जब अली का हाल खराब हो रहा था तो शहनाज ने बिना राशिद की मर्जी के चुपकर गांव के एक बुजुर्ग पीर साहब को बुलाया। उस पीर का नाम काफ़ी मशहूर था उस गांव में। उसके साथ उसका एक शागिर्द भी था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। पीर साहब ने उस घर में कदम रखते साथ ही उस पार्क की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इस घर में ये पार्क नहीं बनाना चाहिए था। ये पार्क नहीं, ये किसी ज़माने में कुछ बदनाम लोगों की कब्रों की जगह थी। राशिद वहाँ खड़ा उन सबकी बातें सुन रहा था। फिर उसने गुस्से से कहा, पीर साहब, यहाँ कोई जिन्नात नहीं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये बच्चा जिसकी हालत हुई है और ये पागल हो गया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या तुम जब कुछ देखोगे तब यकीन करोगे? उस रात पीर साहब ने पार्क के एक कोने में बैठ के कुरान पाक की तिलावत करना शुरू की। शहनाज, उमर और साद वो लोग भी उसी के साथ बैठे रहे और राशिद दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। पीर साहब जब वजीफ़ा कर रहे थे तो वजीफ़ा करते करते वो पार्क के बीच में पहुंचे तो तेज़ हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में लगे हुए दरख्तों की शाखों को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो, जैसे उनके ऊपर कोई मखलूक आबाद हो जो उन टहनियों को तोड़ रही हो। फिर अचानक पीर साहब ने पार्क में रखे एक पत्थर की तरफ इशारा किया जो काफ़ी बड़ा था। उन्होंने कहा, इस पत्थर के नीचे कुछ दबाया गया है। राशिद ने हंसकर कहा, मिट्टी खोदने से क्या होगा? मगर शहनाज ने उमर और साद को कहा, बेटा पीर साहब की मदद करो। जब उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू की तो वहाँ मिट्टी से भरी हुई एक गुड़िया निकली। उस गुड़िया के ऊपर लाल धागे बंधे हुए थे और किसी ने उसके आंखें काली की हुई थी। यह ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी आंखें जलाई हुई हैं। पीर साहब ने गुड़िया उठाई और कहा, इस गुड़िया में उस साए को बंद किया हुआ है जो इस घर में बसा हुआ है। राशिद अब भी उनकी बातों को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन अब भी उसकी आंखों में एक डर नजर आ रहा था। पीर साहब ने गुड़िया को पानी से धोया और वजीफ़ा पढ़ के उस गुड़िया को जलाने लगा। उन्होंने जैसे उस गुड़िया को आग लगाई, अली जो अपने कमरे में लेटा हुआ था वो ज़ोर ज़ोर से चीख मार के उठकर बैठ गया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी, नहीं मुझे मत जलाओ, वो मेरा घर है। पीर साहब ने शहनाज से कहा, जल्दी से अली को यहाँ ले आओ। उमर और साद भाग कर गए अली को खींचकर पार्क की तरफ लेकर आए। अली की आंखें पूरी सफ़ेद थीं। उसके होठों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत तेज़ी से खून बह रहा हो और वो उस खून भरे मुंह से हंस रहा था। पीर साहब ने कुरान उसके सर पे रखा और ज़ोर ज़ोर से दम करने लगे। अली जो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मगर खुदा का वास्ता है तुम लोग मुझे छोड़ दो। पीर साहब ने गुड़िया को जला के पूरी तरह से राख कर दिया था और फिर अली के ऊपर पानी का छिड़काव किया।
अली एकदम बेहोश हो गया था और सब चुप होकर सिर्फ अली की तरफ ही देखे जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में सब कुछ थम सा गया हो। कुछ देर के बाद पीर साहब ने गहरी सांस ली और राशिद से कहा कि राशिद, तुम्हारे पास इतना पैसा था तो तुमने इस जगह पे घर क्यों खरीदा? क्या तुम्हें इस जगह पे घर खरीदने से पहले किसी ने बताया नहीं था कि इस जगह पे पहले कब्रिस्तान था और उसी कब्रिस्तान की कुछ कब्रों के ऊपर तुमने अपने घर का पार्क बना लिया? लेकिन राशिद सिर्फ खामोशी से उनकी तरफ देखे जा रहा था। वो उनको क्या बताता कि इस घर में सारा पैसा हराम का मिला हुआ है। शर्म के मारे राशिद सर झुका के वहीं खड़ा रहा। लेकिन एक ख्वाब जो अब उसके अंदर जाग चुका था वो ये था कि उसने जिस जगह पे घर लिया है वो कब्रिस्तान थी। पीर साहब ने कहा, इस वक्त तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम उस पूरे पैसे का सदका उतार दो या ये घर छोड़ दो, और इस पार्क को पूरी तरह से ढकना होगा। या तो इस पार्क को पूरा तोड़ के ख़त्म कर दो या इधर एक छोटी सी मस्जिद बना दो। राशिद ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके बच्चे का हाल उसके सामने था। उसके सारे सपने टूट चुके थे। अब उसको अपने ही घर में एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, मगर वो मन ही मन इस बात को तस्लीम कर चुका था कि शायद अब कोई रास्ता नहीं। अगले दिन राशिद ने अपने दोस्तों से मुलाकात की और घर बिकवाने का मशवरा किया। उसने जो पैसे चुराए थे वो मस्जिद और मदरसे के गरीब बच्चों में बांटना शुरू कर दिए थे, और पीर साहब रोज़ उस घर में आया करते थे और उस पार्क वाली जगह पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ा करते थे और अली पर दम करते थे। धीरे धीरे अली ठीक होने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जो चमक थी अब वो ख़त्म होने लगी थी। अली का बर्ताव अब अपने घर वालों के साथ नॉर्मल होने लगा था, मगर राशिद अब अंदर से टूट चुका था। उसने अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ किया, चोरियां की, डकैतियां डाली, लेकिन उस दिन उसको समझ आया हराम के पैसे का अंजाम क्या होता है। चंद महीने बाद वो घर और पार्क बिल्कुल वीरान हो गया था। लोग कहते हैं रात को वहां से अब भी चीखों की आवाज़ें आती हैं। कोई कहता है वो काली शक्ल अब भी वहीं घूमती है और उस आदमी को ढूंढती है जिसने उसके आराम को परेशान किया या जिसने उसकी कब्र को ख़राब किया। राशिद अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी जगह पर किराए पर घर लेकर रहने लगा। अब वो दिन रात इबादत करता और हर वक्त अपने बच्चों की खुशियों और सुकून की दुआएं मांगता था। उसको ये एहसास हो चुका था कि असली अमीरी पैसे में नहीं होती, सुकून में होती है। और अगर उसका जुनून फिर से जाग गया तो कहीं अली जैसा कोई और बच्चे की जान न चली जाए। राशिद और उसका ख़ानदान तो वहाँ से निकल गया था, मगर वो बड़ा घर और वो पार्क वहीं रह गया था। कुछ महीने गुजर गए तो शहर के दूसरे अमीर आदमी ने वो घर सस्ते दामों लेने का फ़ैसला किया, लेकिन उसको इस कहानी का पता नहीं था कि इस घर ने एक खौफनाक मंजर दिखाया था। उसने बस इतना सुना था कि राशिद किसी कर्ज की वजह से घर छोड़कर गया है। जमील जिसने ये घर लिया था वो अपनी बीवी और अपने एक छोटे बेटे के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा जो 6 साल का था वो उस पार्क में खेल रहा था और खेलते खेलते वो पार्क के एक कोने में जाकर दीवार के साथ खड़ा हो गया। जमील ने जब ये देखा कि वो एक कोने में जाके खड़ा हो गया और वहाँ से हिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया हो, वो काफ़ी हैरत से उसको तरफ देख के चीख के उसको बुला रहा था कि हटो वहाँ से, वहाँ क्यों खड़े हुए हो। मगर वो बच्चा उस वक़्त उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस वो उस कोने पे खड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। लेकिन हंसते उसने एकदम ज़ोरदार चीख मारी। जब जमील ने ये सब देखा कि वो ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है तो खौफ के मारे उसका रंग अजीब सा होने लगा था। उस वक़्त उसके घर पे कुछ और बच्चे भी आए हुए थे खेलने के लिए। एक बच्ची हिना जो झूले पे अकेली बैठी हुई थी और वो भी उसकी तरफ देख के हंसे जा रही थी। ऐसा लग रहा था उस पार्क में इस वक्त जिन्नात ही जिन्नात भरे हुए हैं जो उन बच्चों के ऊपर अपना कब्जा कर चुके हैं। जमील ने देखा कि उसका बेटा वहाँ खड़ा होकर दीवार की तरफ किसी से बातें कर रहा है, तो उसने आवाज़ लगाई, सलमान बेटा किससे बात कर रहे हो, कौन है वहाँ? वो बच्ची जो झूले पर बैठी हुई थी उसने हंसकर कहा, वो हमारे नए दोस्त हैं, वो हमारे साथ खेलना चाहते हैं। जमील का दिल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
जमील ने अपनी बीवी से कहा, मुझे ये घर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अभी वो इसी चीज़ का फैसला कर रहे थे कि अचानक उस घर में अजीब सा शोर मचना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे लोग उस घर में दाखिल हुए हों और अजीब सी तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर रहे हों। लेकिन वो जिस तरफ देखते हर एक चीज़ अपनी जगह नॉर्मली रखी हुई थी। उनको अब इस घर में 2 हफ्ते गुजर चुके थे। एक रात उन्होंने देखा कि उनका बेटा सलमान अपने बिस्तर पर नहीं है। उन्होंने जब उठ के पूरे घर में देखना शुरू किया था तो सलमान भी एज इट इज़ उसी जगह पर बैठा हुआ था, पार्क के बीचों बीच। लेकिन वो मिट्टी से खेल रहा था, ऐसा लग रहा था वो पूरी मिट्टी उठा के अपने जिस्म पे मल रहा था। जमील काफ़ी खौफजदा हुआ। उसने जब करीब जाके देखा तो उसके बेटे के एक हाथ में वही गुड़िया थी जिसको उन्होंने जला दिया था, और वो बार बार उस गुड़िया को मिट्टी में दबाता और निकालता जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जमील ने जब अपने बेटे को आवाज़ दी, सलमान ये क्या कर रहे हो? सलमान ने अपने वालिद साहब की तरफ देखा और एक ज़ोर से चीख मारी, लेकिन उसकी चीख में एक बड़े आदमी की चीख थी। राशिद को ख्वाब में वही गुड़िया नजर आई। उसने देखा कि वो गुड़िया उस पार्क में बैठी हुई है और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो उस गुड़िया को देख रहे हैं। इतने में सलमान की वालदा ने कहा कि हमें ये घर छोड़ना नहीं, बेचना पड़ेगा। जमील ने गुस्से से कहा, पागल हो गई हो तुम? इतना महंगा घर लिया है और किसी गुड़िया के डर से हम ये घर नहीं बेच सकते। आइंदा के बाद से इस घर को बेचने की बात मत करना। लेकिन उस रात सलमान के सपने में भी वही काली शक्ल वापस आई। उसने सलमान के कान में कहा, मुझे वापस घर चाहिए, मुझे वापस घर चाहिए। अगले कुछ दिनों में सलमान का हाल भी वैसी होने लगा था जैसे कभी अली का हुआ था। उसका रंग भी काफ़ी पीला हो गया था और वो चुप रहता था। कभी अपने आप से बातें करता तो कभी उस झूले की तरफ जाके बैठ जाता और ऐसा लगता किसी से ज़ोर ज़ोर से बातें करके हंस रहा हो। सलमान की वालदा, जिनका नाम सलमा था, उन्होंने भी उसी पीर साहब से राब्ता किया और उस रात उस पार्क में दोबारा चीखों की आवाज़ें गूंजी। जमील जब घर वापस आया तो उसने दरवाज़ा खोल के देखा कि सलमान मिट्टी में बैठा हुआ है और ज़मीन के ऊपर अपना नाम लिख रहा है, मगर उस वक़्त उसके पास कोई औरत खड़ी हुई थी। वो औरत का साया ऐसा था जैसे कोई धुआं निकल रहा हो। जमील के जिस्म में एक अजीब सी वाइब्रेशन शुरू हुई। पहले नज़र में उसे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ उसकी वाइफ खड़ी है, लेकिन जब उसने गौर किया तो वो उसकी वाइफ नहीं, वो एक कब्र की रूह थी जो उसके बच्चे के पास खड़ी हुई थी और उसे घूर घूर के देख रही थी, एक ऐसे खौफनाक अंदाज में जैसे बस वो अभी उसको पकड़ के चीर फाड़ देगी। सलमान ने जब अपने वालिद साहब की तरफ देखा तो बड़ी अजीब आवाज़ में कहा, अब्बू यहाँ से चले जाओ वरना वो मुझे ले जाएंगे। जमील ने जब देखा कि सलमान दिन ब दिन ख़तरनाक होता जा रहा है तो उसने बेचैनी में राशिद से रब्ता किया। वो उससे उसके घर जाके मिला और गिड़गिड़ा कर बोला, भाई मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। तुमने तो उस घर में वक्त गुजारा है, तुम्हें तो पता होगा कि उस घर के क्या मामलात थे। राशिद ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बस इतना ही कहा, तुम्हें वो घर नहीं लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि वो घर ठीक नहीं है, लेकिन तुमने कम दामों की वजह से वो घर लिया। बस अब मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि तुम वो घर छोड़ दो। वहाँ जिन चीज़ों का साया या जिन चीज़ों का असरात है वो इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। मैंने जब एक पीर से पता किया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि उस जगह पर कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। जमील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस वो जल्दी जल्दी अपने घर गया और अपना सारा सामान वहीं छोड़ के अपने बीवी बच्चे को वहाँ से लेकर भाग निकला। अभी वो आधे रास्ते तक ही पहुँचा था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गाड़ी पर ज़ोर से हाथ मारा हो। इस शोर की वजह से उसका बेटा सलमान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी बीवी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बेटा एकदम खामोश हुआ और उसका रंग पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी रूह खींच ली हो। और फिर एक दिन जमील ने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन ये मामलात यहाँ थमे नहीं। कुछ दिनों के बाद उमर वो अपने घर से गायब था। राशिद ने काफ़ी उसे ढूंढा, मगर वो उसको कहीं मिला नहीं। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर उस घर में ना हो। बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो जल्द से जल्द उस घर में पहुंचा तो उसने देखा उसका बड़ा बेटा उस घर के पार्क में ज़मीन पर पड़ा हुआ था।
वो कैसे वहाँ गया, उसको कौन वहाँ लेकर गया, कुछ पता नहीं। और उमर भी अब ज़िंदा नहीं था। राशिद को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने अमीर होने के लिए जो हरकतें करी, जो पैसा कमाया और जहाँ घर लिया, वो सब एक ज़िंदगी के नहीं, दो ज़िंदगियों के दुश्मन बन गए थे। उसकी लालच ने दो लोगों की जान ले ली थी, मगर अब सिर्फ़ और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमें ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फ़ैसला करने से पहले अपना ना सही, अपने आने वालों का सोचना चाहिए। हमारे सुकून या हमारी ख्वाहिशों का हट जाना आने वाली नस्लों को ना भुगतना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।